Let's start. So, in today's class, we will be looking into lattice energy, what lattice energy is all about, and different aspects of lattice energy. Basically, this comes under a Right. thermodynamic concept. And thermodynamic Mhm. concept की जब हम बात करते हैं, तो we actually look into as far as the lattice energy is concerned कि enthalpy change क्या होता है, what is enthalpy change. Then we probably look into several other things like इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, फिर बाद में आता है बॉर्न हैबर साइकिल, और फिर एंड आल्सो बॉर्न हैबर साइकिल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड वर्कड अप एग्जांपल्स. Very simple concept and very scoring topic. Ionic charge and the radius effects. These are basically the factors which are affecting the polarization of ionic compounds. Thermostability and solubility. So for thermostability and for solubility in this chapter for our level, they have pretty much focused and restricted themselves on group 16 and group 17 compounds. And there is a reason for that. अगर हम लोगों को ट्रेंड पढ़ना है और किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कुछ जानना है, समझना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स which are affecting this trend फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एट द सेम टाइम उसी प्रॉपर्टी में वो जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसको डाउन द ग्रुप में अगर हम लोग नापे तो क्या असर होता है. बट उसके लिए एक कंडीशन है, वो ये होना चाहिए कि आपको वो उस ग्रुप में ट्रेंड नजर आना चाहिए, मतलब ईदर दे शुड डिक्रीज और ईदर दे शुड इंक्रीज. बट अगर ऐसा नहीं है और बाकी जगह रैंडमनेस है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. दैट इज द रीजन कि अपने बुक में सिर्फ ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पे ज्यादा फोकस है. वी विल इवेंचुअली कम टू इट. और उसमें भी उन्होंने सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स की बात की. This is just the concept not कि एक we are just having an idea. So which topic to study for upcoming chemistry exams for this particular lesson? So they will be focusing on enthalpy changes. मतलब understand the energy changes in a chemical Right. reaction. Second, electron affinity. We will learn about what the electron affinity is. If affinity is love, means attraction. तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली आर अफेक्टिंग दिस प्रॉपर्टी. Born-Haber cycle is of course कि अगर I want to learn a formation of an ionic compound and what are the energy changes related to it, which I measure it in terms of lattice energy, then I will have to study Born-Haber cycle. We will shortly come Right. look into this topic. Lattice energy तो है ही सही. अच्छा, to go into a little bit depth, what are the particular subtopics which we will be looking after is stability of group 2 compounds, जिसमें कि ion polarization and bond weakening, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड्स जिसमें कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, एंड फैक्टर्स कौन से जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेशन है, एटॉमिक रेडियस का क्या रिलेशन है पीरियोडिक ट्रेंड्स में, पर्टिकुलरली अगर हम वी आर टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एनर्जी लैटिस एनर्जी डायनामिक्स में आयोनिक साइज एंड आयोनिक चार्ज जो है उसका हम लोग देखेंगे क्या रिलेशन है. सोलिबिलिटी फैक्टर्स में आता है कि इफ यू आर ट्रेंडिंग फ्रॉम योर आयोनिक प्रॉपर्टी टू कोवैलेंट प्रॉपर्टी, देन द सोल्युबिलिटी फैक्टर जो है वो काफी चेंज हो जाता है. एज सुन एज यू से कि वी आर समहाउ स्विचिंग फ्रॉम आयोनिक टू कोवेलेंट कैरेक्टर, देन आई विल से ओके, देन दैट मींस इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी आप सोल्यूबल से इनसोल्यूबल के तरफ जा रहे हो. ये ट्रेंड होता है. एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ से सो मेनी रूल्स. सबसे फेमस रूल है फजांस रूल, जो आज हम लोग देखेंगे भी. अगर फजांस रूल ध्यान में आ गया तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, व्हिच इज वेरी इजी. थर्मोडायनामिक्स में अपन देखेंगे एंथैल्पी चेंजेस एंड रिएक्शन एनर्जेटिक्स क्या होती है. वेरी सिंपल फ्यू एग्जांपल्स थिंग्स. वॉन हैबर साइकिल हमने देखा जिसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एनर्जी एक्सचेंजेस कैसे करते हैं. आयन पोलराइजेशन में कटायन साइज और चार्ज डेंसिटी का क्या रिलेशन है. स्पेशली चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग ना अनायन Right. के साइज को बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में लेते हैं. जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना उसको चार्ज को फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी, और जितनी ज़्यादा जगह में वो स्प्रेड होगा चार्ज उतनी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग एक-एक करके देखेंगे. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत मस्त लेसन है. इसमें आई हैव आल्सो ऑलरेडी हाइलाइटेड फ्यू थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे क्विक रिकैप जिसमें इस पूरे लेसन का क्रक्स है कि अगर हमें इन 4-10 क्वेश्चन्स के आंसर आ गए, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी आर गुड टू गो ऑन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. So we will be skipping the previous knowledge and intro and the history stuff, and we'll directly coming on to the topic, that is lattice energy. Okay. So lattice energy क्या है? When ions combine to form ionic solid,
there is a huge release of energy. The relation is highly exothermic. The energy given out when ions of opposite charges come together to form crystalline lattice is called ionic energy. देखते हैं, समझते हैं कि ये आखिर में बताना क्या चाह रहे हैं। बहुत सिंपल है। मान लो कि कोई आयन है, अपना सबसे फेमस आयन है Na+ और Cl-। और ये क्या कर रहे हैं? ये पास में आ रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग एन आयोनिक कंपाउंड Na+Cl-। और जब ऐसा होता है तो देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और हमें पता है कि अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है वो रिएक्शन कैसा हुआ? वो एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एनर्जी जो एक्सोथर्मिक एनर्जी है, जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है कब? व्हेन आयंस आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ आयोनिक क्रिस्टल या आयोनिक सॉलिड, उस एनर्जी को जो कि एक्सोथर्मिक है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पता हो गई। कौन सी चीजें पता हो गई? एक तो आयंस कंबाइन होके जब आयोनिक सॉलिड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एक चीज एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है भैया। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते थे? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का सिंबलाइजेशन अपन कैसे करते हैं? तो अपन बोलते हैं कि भैया अपन ऐसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको LATE लिख देते हैं, या कोई LATT लिखता है, कोई सिर्फ L लिख देता है। ठीक है? Lattice energy is the enthalpy change when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions under standard conditions, under standard conditions। तो ये 2 चीज़ें मत भूलना। कौन सी पहली चीज़ है आती है? पहली चीज़ आती है, सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है वो है कि 1 मोल के टर्म्स में बात करनी है डेफिनिशन वाइज़। सेकंड चीज़ आती है, ये बहुत ज़्यादा याद रखने लायक है क्योंकि आगे कंटिन्यूएशन में आएगा। ये कौन-सा चीज़ आएगी कि गैसियस फॉर्म में पहले आयन को कर लो, गैसियस आयन्स। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि मेरा Na सॉलिड है और Cl सॉलिड है और मैंने डायरेक्टली इन दोनों को कंबाइन कर दिया और NaCl बन गया, ना, ऐसा नहीं होगा। बॉर्न हैबर साइकिल में हम लोगों को यही सीखना है। फर्स्ट आपको सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट करना होता है। फिर उन दोनों गैसेस को चार्ज करना होता है। चार्ज करने के बाद वो आयन्स बनेंगे और उन आयन्स को कंबाइन करना होता है, देन ओनली यू कैन गेट द क्रिस्टल। दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। बाय द वे, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या फैक्ट है? ज़रा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पे एज़ वी हैव ऑलरेडी सेड कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे -787, ये देखो मैग्नीशियम 2+ और 2Cl- MgCl2 बना रहा है। इसमें -2526 किलो जूल पर मोल आ रहा है। तो ये जो माइनस सिंबल है, ये माइनस सिंबल बेसिकली यही दिखा रहा है। बट उसने बहुत ही अच्छी बात करी है और वो बहुत अच्छी बात कौन-सी लगी? उसने ना नोट में 2 पॉइंट डाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। कौन से? इट इज़ gaseous ions that combine to form ionic solids. He made his point very clear from the start कि जो मैंने अभी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बताया ना, ये दिस वन, कि सॉलिड सॉलिड कभी भी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन। सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करो और फिर बाद में गैसेस को आयोनाइज़ करो, आयोनाइज़ वालों गैसेस को फिर कंबाइन करो, देन ओनली दिस रिएक्शन विल हैपन। इसलिए उसने पहला क्या बोला? गैसीय साइंस होना ज़रूरी है। सेकंड, द लैटिस एनर्जी इज़ ऑलवेज़ एक्सोथर्मिक। हाँ, वो तो क्लियर ही है। एनर्जी रिलीज़ बोल रहे हैं मतलब एक्सोथर्मिक होगा। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा H माइनस लैट इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव बिकॉज़ द डेफिनिशन स्पेसिफाइज़ द बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ आयन्स, नॉट सेपरेशन ऑफ आयन्स। अब इसमें मैंने देखा एक फनी थिंग, पूरे एक्सरसाइज में इस तरीके के रिएक्शंस क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं। कौन से? जैसे उसने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा G लैटिस फॉर लेट्स से MgCl2 इज़ नेगेटिव। अब इसका मतलब है कि ही इज़ आस्किंग अस अ रीज़न। तो रीज़न बड़ा सिंपल है। अपने को खाली इतना ही बोलना है, भैया लैटिस एनर्जी का मतलब होता है जब 2 आयन्स बॉन्ड कर रहे हैं टुगेदर, और जब वो बॉन्डिंग हो रही है, नया मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसका मतलब ही है कि एनर्जी रिलीज़ होने वाली है। और एनर्जी देखना, सुनना, बॉन्ड बन रहा है मतलब दे आर कमिंग क्लोज़र। और जब कमिंग क्लोज़र मतलब उसको ऐसे भी देख सकते हो कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बॉन्ड क्यों बनाता है? Why atoms combine? Why atoms form bond? Because they want to achieve a stable state. And when they want to achieve a stable state, that means they want to minimize their energy. स्टेबिलिटी और एनर्जी का कैसा रिलेशन है? इनवर्स है। तो ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा, तो एनर्जी को मिनिमम कर दूँगा। एनर्जी को मिनिमम करना है, तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज़। इसी को अपन ने अगर 1 मोल और गैसीय साइंस के बारे में बात कर दी, तो अपन को वो कह देंगे
कि अरे ये तो लैटिस एनर्जी है। तो ये है रीज़न कि हमें क्यों हमेशा ये देखना पड़ता है कि लैटिस एनर्जी क्यों एक्सोथर्मिक है या क्यों नेगेटिव है। सेकंड पॉइंट, द लार्ज एक्सोथर्मिक वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी shows that the ionic lattice is not stable with respect to gaseous ions. More exothermic the lattice energy, stronger is the ionic bonding. बिल्कुल सही बात है। भैया ये तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? जितने ज़्यादा वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी किसकी? लैटिस एंथैल्पी की। उतना ज़्यादा क्या होगा? जितनी वैल्यू क्या होगी लैटिस एंथैल्पी की, अगर मैंने बोल दिया कि यार ये जो है ना लैटिस इसकी मान लो 1000 है NaCl की और डेल्टा NaCl की 787 है और यहाँ पे देखो MgCl2 की -2526 है। इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन-सा हुआ? MgCl2 क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करी। ऐसे कह सकते हैं। एनर्जी जो ज़्यादा रिलीज़ करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लार्ज एक्सोथर्मिक वैल्यूज़। अच्छा इसमें और एक चीज़ है। कौन-सी चीज़ है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी डायरेक्टली। एक ही स्टेप में लैटिस एनर्जी फाइंड आउट नहीं की जा सकती। अब इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू टेक एन हेल्प और हेल्प किसकी लेते हैं? हेल्प लेते हैं किसी एक साइकिल की, जिसे हम कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल वो साइकिल है जिसकी हम लोग हेल्प लेते हैं और वो हेल्प कैसे लेते हैं? लेट्स सी। फॉर एग्जांपल हमें किसी ए से बी तक जाना था। फॉर एग्जांपल हमें ए से बी तक पहुंचना है, तो वो डायरेक्टली नहीं होगा। हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको या फिर ऐसे बोल दो कि हमें ए प्लस बी इससे ए बी बनाना है। ए प्लस बी से ए बी बनाना है। ए है सॉलिड में, बी भी है सॉलिड में। तो आप बोलोगे ऐसे नहीं होता। कैसे होता है फिर? ए को पहले गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करो, बी को भी पहले गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर दिया। फिर आप बोलोगे अरे ये ए और बी ये तो आयोनिक कंपाउंड है। ए प्लस और बी माइनस है, तो आपको ये सॉल्ट बनाना है, तो आप बिना आयोनिक के कैसे करोगे? तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे आपको बहुत सिंपल है साहब, आप क्या करोगे अब? आप बोलोगे ए जो गैसेस है, उसको पहले आयोनाइज़ करो, ए माइनस बनाओ, ये एनायन बन गया और यहाँ पे बी को भी क्या करो? बी प्लस बनाओ, कैटायन बनाओ। अब इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो, तब जाके आपको क्या मिलेगा? ए प्लस और बी माइनस। ये जो स्टेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं सॉलिड से गैसेस को, आर्यन सॉलिड से गैसेस को डायरेक्टली कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इफ आई वांट टू कन्वर्ट ए सॉलिड टू ए गैस, व्हाट विल आई कॉल दिस प्रोसेस? कन्वर्टिंग समथिंग सॉलिड इनटू समथिंग गैसेस। उसी को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज़? हम लोग बचपन से पढ़ते हैं इस चीज़ को। इसको क्या कहेंगे हम लोग? व्हाट विल बी कॉल्ड? वी विल कॉल सब्लिमेशन, Right. Straight from solid to gas. है ना? एग्ज़ाम्पल है इसका बढ़िया कैम्फर, कैम्फर, कैम्फर इज़ अ सॉलिड जब जलाते हैं उसको तो सॉलिड से सीधा गैसेस में होता है। देयर इज़ नो लिक्विड इन बिटवीन ऐसे। तो ये सब्लिमेशन का हुआ। फिर ये क्या हुआ? ये इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन स्टेप 1 में हुआ। स्टेप 2 में क्या हुआ? स्टेप 2 में एंथैल्पी ऑफ आयोनाइज़ेशन। आयनाइज़ेशन हुआ इसको, तो ये आयनाइज़ किया गया है इसको। फिर ये आयन्स मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा H फॉर्मेशन बोल दूँगा। ये सारी प्रोसेस से गुज़र के वो फाइनल प्रोडक्ट बना। इसीलिए हमने उसको क्या कहा? हमने कहा कि भैया ये है बॉर्न साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। बहुत मज़ेदार एग्ज़ाम्पल्स इसने दिए हुए हैं वैसे भी, देखते हैं चलो। ये एक जनरल स्कीम बताई मैंने। पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल देखना है अपने को, तो ये एग्ज़ाम्पल इसने बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल बताए हुए हैं। देखते हैं, लेट्स सी दैट दोज़ एग्ज़ाम्पल्स आल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इतनी इंटरेस्टिंग दी हुई है, अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइज़ेशन, वेरी इंपोर्टेंट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सिंपल है। कैसा?
द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन इन लिथियम इज रिलेटेड टू इक्वेशन। वो क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, हाँ। वो कहता है कि जो लिथियम है वो सॉलिड में था, उसको पहले हमने लिथियम को किस में कन्वर्ट किया, गैसेस में। क्यों? भैया आपको क्या स्टडी करना है, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल में आपको क्या करना है, वो लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी स्टडी करनी है। लैटिस एनर्जी किसके बिना नहीं आएगी, एक तो आपको गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, और गैसेस में कन्वर्ट करने के बाद उसको आयंस में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। ये दो कंडीशंस कंपल्सरी थी। इसलिए अपन ने क्या किया, जो भी अपने को दिया था उसको पहले क्या कर दिया, गैसेस में कन्वर्ट किया। उसके लिए यहाँ अब देखना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में और लैटिस एनर्जी में कुछ-कुछ डिफरेंसेस आने लग जाएँगे सामने। कौन से? देखो, यहाँ पे देखो डेल्टा H, अब वहाँ पे लैटिस एनर्जी को LATT लिखा था। बाकी ये डेल्टा H माइनस सब में कॉमन रहेगा आर्यन। लेकिन ये जो AT, LE, इससे ध्यान में आएगा कि वो किसकी बात कर रहा है। AT का मतलब है एटमाइजेशन। अब एटमाइजेशन होता क्या है? उसका सिंपल सी बात है। देखो सॉलिड से गैसेस का मतलब क्या है? अपने को पता है ना, प्रॉपर्टीज स्टेट्स ऑफ मैटर में अपन पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, एकदम पास-पास होते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। उनके पास डिस्टेंस ही नहीं होता आपस में। गैसेस में क्या होता है, वो बहुत दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बट डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी वो क्या बोल रहा है कि आप उसको तोड़ रहे हो और अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। साथ वालों को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे देखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन इज़ रिलेटेड टू ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एटोमेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। अब हर बार एग्जाम में इसके रीजन पूछे गए हैं। रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू ब्रेक द बॉन्ड्स होल्डिंग द एटम्स ऑफ द एलिमेंट टुगेदर। लैटिस लैटिस एंथैल्पी में क्या हो रहा था, लैटिस एनर्जी में क्या हो रहा था पता है? हम लोगों को बॉन्ड बना रहे थे, दो आयंस पास में आके सॉलिड बना रहे थे, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉलिड से गैसेस में जा रहा हूं मैं, मतलब कि मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने बॉन्ड्स आपस के ब्रेक करें। जो होल्डिंग टुगेदर वाली कैपेसिटी है वो टूट जाए, दूर चले जाए वो। और इसीलिए अपने को एंडोथर्मिक प्रोसेस करना पड़ेगा, और यही रीजन है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी बड़ा मजेदार है। एफिनिटी का मतलब होता है लाइकिंग। अब इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे मैं बताता हूँ। एंथैल्पी ऑफ एकदम सिंपल स्टोरी है, बहुत सिंपल स्टोरी है। देखो, पहले मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसमें राइट। मैंने क्या किया, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस रखते हैं तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, भैया आपने अभी अभी जो गैसेस बनाया था ना, उसको आप क्या कर रहे हो पता है, आयोनाइज कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन टेकअप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट कर दिया, अब वो गैसेस को आयन बनाया। अब ये आयन जो है पहले का, ये दूसरे के आयन के साथ सेम प्रोसीजर से जो बनाया है वो मिल करके ये बनाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। ये है कहानी सिंपल। तो यहाँ पे देखो, ये देखो Cl को प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, Cl माइनस। अब यहाँ पे ये वैल्यू देखना, वैल्यू माइनस में। सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, लिया उसने, ठीक है, एक्सेप्ट किया, इसलिए ये माइनस में। अब कुछ खतरनाक जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं सामने, ठीक है, इसलिए समझ लेना। पहले ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाता है इसमें। पहले एक अच्छा खासा आइटम था। जनरली प्रोटॉन जितने होते हैं अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। इसीलिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो उसे पुश और पुल दोनों सेम, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों सेम एक्सपीरियंस होंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस फ्रॉम द प्रोटॉन्स एंड रिपल्सिव फोर्सेस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद भी आपने एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई और उसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एड अप करवा दिया। इसीलिए पहले जो E-A1 मतलब कि एटमाइजेशन करना था गैसेस वालों को, आयन आयन बनाया इलेक्ट्रॉन दे करके, वो करते वक्त जो पहली वैल्यू आई वो निगेटिव आई। बहुत मजेदार गजब का एग्जांपल है वो, निगेटिव आई। ओके, लेकिन लेकिन गजब की चीज क्या होती है, अगर आपने ऐसा दूसरी बार या तीसरी बार करने की कोशिश करी
अगर आपने ऐसा दूसरी बार या तीसरी बार करने की कोशिश करी, फॉर एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन थे। उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिलाया, एटमाइजेशन करना था आपको। आपको O माइनस गैसेस मिल गया, जो कि बोर्न-हाइबर साइकिल बताने के लिए परफेक्ट एग्जांपल रेडी था। आपने बोला मुझे ये जो फर्स्ट वैल्यू मिली है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो है EA1 इज इक्वल टू -141 किलो जूल मोल इनवर्स। आपने बोला ठीक है, परफेक्ट है, गुड एग्जांपल, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। लेकिन आपने बोला अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या पता है? O माइनस पहले से ही है, अब और एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, ताकि उसको O माइनस 2 कर रहे हो। ऐसा करने अगर आप गए, तो वैल्यू आएगी प्लस 798। अरे यार, ये तो गेम ही चेंज हो गया पूरा। हाउ इज दिस पॉसिबल? माइनस का प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। ये सबके साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है कि भैया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में आती है, मतलब कि एक्सोथर्मिक, और सेकंड और थर्ड और कोई भी ले लो फिर आगे की, वो सबके सब क्या आती है? पॉजिटिव में आती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप पहले ही उस, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा पहले ही क्या कर चुके हो? दे चुके हो। EA1 तक जब बात आई, तो आपने EA1 कैसे किया कि इलेक्ट्रॉन दे दिया था। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाह रहे हो, that electron will experience repulsion much more as compared to force of attraction from proton. क्यों? Because number of electrons ज्यादा हो गए अब, क्योंकि इसके जस्ट एक स्टेप पहले EA1 में आपने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब वो O नहीं रहा, अब वो O माइनस हो गया है, जिसमें आप और एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अब क्या होगा? अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एंडोथर्मिक की तरफ ये जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन 2 तरीके से ये लोग देते हैं। कैसे देते हैं 2 तरीके से? ये लोग बोलते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल देखो तो भी, और ऐसे लॉजिकल रीजनिंग देखो तो भी। जैसे EA1 प्लस EA2, इसमें वो बोलता है कि -1 आया था और यहाँ पे +798 आया था। अब अगर मैं इसका कंबाइंड निकालूँ तो पॉजिटिव मेरा वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में से कम हो जाएगा और मेरे पास बचेगा +567 किलो जूल मोल इनवर्स, या पर मोल बोल दूँ, एक ही बात है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आगे भी मैंने इसमें रीज़निंग रखे हुए हैं क्वेश्चंस में, वो अपन 2-3 बार देखेंगे, बड़ा मज़ेदार है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तो अपने को समझ गया। पहला तो अपन ने एटमाइज़ेशन देखा, मतलब किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके रिस्पेक्टिव गैसेस फॉर्म में, दैट इज़ एटमाइज़ेशन। फिर एटमाइज़ेशन में से जो आपने गैसेस एटम बनाए थे, उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, वो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बोल रहे हैं वो। ट्रेंड में आप देखोगे, यहाँ पे देखो, ये दिस इज़ योर ग्रुप नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ग्रुप नंबर 17, ये है ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली। ये है ग्रुप नंबर 15 और ये है ग्रुप नंबर 14। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसकी बात ही नहीं करी है। ग्रुप नंबर 14 की बात ही नहीं की, स्किप कर गया वो। ग्रुप नंबर 15 की भी बात नहीं करी, स्किप कर गया। बट यहाँ पे उसने वर्थ मेंशनिंग उसको लगा, तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया ग्रुप 16 की वैल्यूज और ग्रुप 17 की वैल्यू। ऐसा क्यों? तो उसने कहा भी है, उसने अपने ऑनेस्टली उसने ये बात बताई है कि भैया ग्रुप 14 और ग्रुप 7 15 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काउंट करता चला जाऊं, ठीक है? राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है हर एक एटम को लिया, वो जो भी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और उसको अपन ने क्या किया, एक-एक इलेक्ट्रॉन दे दे के गैसेस फॉर्म में ला करके एक-एक इलेक्ट्रॉन देके आयोनाइज़ किया। उसमें ट्रेंड बहुत सही नहीं आता, बहुत इर्रेगुलर आता है, बहुत वाइल्ड आता है, किसमें? ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 में। सिर्फ स्टडी करने लायक कौन से पार्ट हैं? ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। व्हाई? क्योंकि आप देखोगे अगर ट्रेंड पहलों को छोड़ करके, वो ये भी बोलता है, पहले को छोड़ करके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जैसे कि यहाँ पे ऊ, स, से, टेपो, ये ऑक्सीजन फैमिली, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब। तो यहाँ पे देखो 200, 195, 190, मतलब स्टेडी डिक्रीज है। देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन एनर्जी। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन को छोड़ दो तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखो, 348, राइट। 324, 295, अगेन स्टेडी डिक्रीज है।
अच्छा, स्टेडी डिक्रीज का मतलब क्या है? दे आर गेटिंग लेस एंड लेस नेगेटिव, और लेस एंड लेस नेगेटिव का मतलब होता है दे आर गेटिंग लेस एंड लेस एक्सोथर्मिक। लेस एंड लेस एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे एज वी गो डाउन द ग्रुप, इन ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17, एक्सेप्ट फैमिली हेड्स, फैमिली हेड मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ऐसे, एक्सेप्ट फैमिली हेड्स, अदर elements show steady decrease in negative electron affinities, या ऐसा बोल सकते हैं, other elements show steady decrease in exothermic property, लेस एंड लेस एक्सोथर्मिक होते जाते हैं। अच्छा, जितना लेस एक्सोथर्मिक होगा उतनी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ज्यादा स्टेबल आएगा, ये भी सब रहता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें बताई है उसमें देखते हैं। वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 16 एंड 17, क्या क्या बोला है? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सही है। सो क्लोरीन with a greater nuclear charge than sulfur will tend to attract electron more readily. This means more energy is released. Hence, chlorine atom gains electron. इसीलिए यहाँ पे देखो क्लोरीन का ज्यादा है ब्रोमीन और आयोडीन से। सिंपल। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। फर्दर अवे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज, लेस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही वाली बात जो अपन ने ऊपर डिस्कस की। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ज्यादा शेल जा रहा है मतलब न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हो, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है उसका ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, ग्रेटर द पावर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट किसको कहा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ये मेरा न्यूक्लियस है और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेल्स है, और ये शेल्स जो है, अब ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया मैंने, मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इतना ज्यादा दोस्ती नहीं मिल रही न्यूक्लियस से जितनी फर्स्ट और सेकंड शेल को मिल रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में और प्रोटॉन में ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इसके बीच में कोई डिफरेंस है नहीं। बट अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन देखूं और ये न्यूक्लियस देखूं, इसका, इसलिए क्या कहते हैं कि अगर मैं देखूं कि कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, वर्ड्स पे ध्यान देना, वर्ड्स का खेल है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेसिकली पूरा के पूरा इस लास्ट के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिटल्स। ये जो अंदर के ऑर्बिटल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं? ये भी सेम चार्ज वाले हैं, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो भी निगेटिव, अंदर के जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो भी निगेटिव। ये दोनों क्या करते हैं? निगेटिव निगेटिव चार्ज, सेम चार्ज, रिपेल ईच अदर। ये बोलेंगे भाई तू हम नजदीक मत आ, डोंट कम क्लोजर टू न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा दूर रह जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस वाइज। व्हाई? बिकॉज इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग। ये क्या ढाल की तरह काम कर रहा है ना, दिस इज लाइक अ शील्ड, दे आर शील्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो अपना चार्ज बराबर लगा रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा। इसीलिए हम लोग टोटल न्यूक्लियर चार्ज की कभी बात नहीं करते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन की जब भी बात करते हैं, अपन बोलते हैं टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होना चाहिए था उसके कंपेयर में एक्चुअल में कितना हो रहा है, इसीलिए अपन उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये मेन रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां से आया, और वो उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये एक हुआ। फ्लोरीन जो है वो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बताया हुआ। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि फ्लोरीन बाय द वे पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे 100 एलिमेंट्स में, 18 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। वी ऑल नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और साइज सबसे कम है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो अजीब बिहेवियर करेगा।
अजीब बिहेवियर कैसे करेगा? वो बोलेगा भाई आपका एटॉमिक साइज है सबसे छोटा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बाप रे बाप भर-भर के है। मतलब एक तरफ साइज साइज कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई। ये तो मतलब बिल्कुल एब्रप्ट बिहेवियर हो गया, एकदम एनोमलस बिहेवियर हो गया ये। तो इसलिए क्या राइट, होता है, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द अट्रैक्टिव इफेक्ट बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इसलिए उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। फिर वही से जो अपन ने अभी रीजनिंग डिस्कस की उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं बॉर्न-हाइबर साइकिल की ओर। बॉर्न-हाइबर साइकिल बहुत ईज़ीएस्ट वन ऑफ द ईज़ीएस्ट टॉपिक है। वही अपन जो बात कर रहे थे। क्या किया देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं। पहले एलिमेंट्स जो स्टैंडर्ड स्टेट में लिए गए हैं, एलिमेंट्स को क्या किया? सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टेट में लिया। स्टैंडर्ड मतलब वही Na सॉलिड प्लस Cl सॉलिड मान ले, गैसेस होता है वैसे तो, ठीक है? सो एंड उसके बाद में क्या किया? आयंस इन गैसियस स्टेट, उनको क्या किया? जैसे Na सॉलिड है तो उसको क्या किया? Na गैसेस और Na प्लस ऐसे। और फिर बाद में इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया? कंपाउंड बनाया, आयनिक कंपाउंड बनाया। अगर मैं डायरेक्टली इनको कैलकुलेट करूं तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आप दो चीजों को फॉर्म कर रहे हो। आप Na प्लस और Cl माइनस को जोड़ के NaCl बना रहे हो, तो आप फॉर्म कर रहे हो, इसीलिए आपने उसको बोला फॉर्म। बट अपन क्या बोलते हैं, ऐसा डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, पहले Na सॉलिड लिया, फिर Cl लिया, फिर उसको गैसेस में कन्वर्ट किया, वेरी गुड, गैसेस में कन्वर्ट किया तो आगे आगे उसको आयोनाइज़ किया, वेरी गुड, आयोनाइज़ किया। आयोनाइज़ करने के बाद में दोनों को कंबाइन किया। ये जो प्रोसेस है ना, एरोज़ देके साइक्लिक प्रोसेस, इसी को बोर्न-हाइपर साइकिल से बोलते हैं। बहुत सिंपल है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आगे आएँगे भी इसके। तो ये क्या बोलते हैं कि क्या डिटरमाइन करता है लैटिस एनर्जी में? कैसे फॉर्म हो रहा है? मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हेसियस लॉ क्या बोलता है ये? डेल्टा H1 किसको बोला? Na सॉलिड को Na गैसेस में कन्वर्ट किया। डेल्टा एच लैटिस मतलब ये जो Na प्लस को और Cl माइनस को जोड़ दिया। ये एडिशन इनका क्या हो गया? लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेगा। देखना ध्यान से आराम से। ये कहता है ये कहता है कि भाई साहब, अगर आपको बॉर्न-हाइपर साइकिल किसी की भी बनानी हो तो यही 2 चीज़ याद रखना। कौन-सी? एटमाइज्ड मेटल, सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करो, वही जो अपन बात कर रहे हैं। देन आयोनाइज्ड मेटल, मतलब अब एक बार गैसेस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब एटमाइज्ड मेटल मतलब गैसेस को आयोनाइज़ कर दो। इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है? देन आयोनाइज्ड नॉन मेटल मतलब Na का एग्जांपल देख रहे थे। अब अगर मैं बोलूँ Cl है, क्लोरीन है, गैसियस फॉर्म में मेरे पास, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? आयोनाइज़ करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करवानी पड़ेगी। ये मेरे पास आयन हो गया। अब वो Na वाला प्लस वाला आयन और Cl माइनस वाला आयन, इन दोनों को जोड़ दूँगा। तो ये जो साइकिल बना, ये साइकिल ही बेसिकली बॉर्न-हैबर साइकिल कहलाता है। एज़ सिंपल एज़ दैट। For ionizing metals, you use ionization energies. एंड फॉर आयोनाइजिंग नॉन मेटल्स यू यूज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कितना सिंपल है यार, सीधी सी बात है ना यार। मुझे अगर मुझे Na प्लस का Na का Na प्लस करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो मैं तब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ गैसेस इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसेस, जिसको अपन शॉर्ट में, मैं मतलब रेसिस्ट नहीं हूँ, ये मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, निगा। ठीक है? निगा का मतलब है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, गैसियस एटम, राइट। NIGA। ओके? हुँ, फिर बाद में अपन एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल बहुत बढ़िया है, ये एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और एज़ इट इज़ उठा के पूछा गया है। एग्ज़ाम्पल है लिथियम फ्लोराइड का, LiF का। उसने मस्त बताया हुआ है, एक बढ़िया चीज़ बताई हुई है, देखते हैं। इसको लेट्स सी इफ आई कैन, इफ आई कैन जस्ट
क्या किया उसने? बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो अरे! सबसे पहले ये लिथियम सॉलिड है। इस लिथियम सॉलिड को उसने बदला लिथियम गैसेस में। लिथियम गैसेस के बाद में उसने क्या किया? आयोनाइज़ेशन एनर्जी लगाई, 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया। लिथियम गैसेस में से लिथियम प्लस कर दिया गैसेस, ठीक है? अब यही कहानी उसने इसके साथ दोहराई। ट्वाइस F2 मतलब कि सिर्फ एक F की बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी गैसेस है, उसको कंटिन्यू रखा। हमें कंटिन्यू इसलिए रखा क्योंकि हम लोग ये गैसेस सॉलिड को गैसेस कहते थे। फिर बाद में यहाँ पे इसको क्या किया? आयोनाइज़ कर दिया। कैसे आयोनाइज़ किया? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, लिथियम से Li+ किया तो मैं बोलूँगा आयोनाइज़ेशन एनर्जी। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन गैसेस में 1 इलेक्ट्रॉन डाला, ऐड किया तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है? नॉन मेटल्स में क्या करते हैं आयोनाइज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मेटल्स को इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं आयनाइज़ेशन एंथैल्पी या आयनाइज़ेशन एनर्जी। अब ये मुझे लिथियम प्लस गैसेस में मिल गया, लिथियम माइनस भी गैसेस मिल गया। मेरे लिए तो परफेक्ट केस हो गया ये। किस चीज़ के लिए? लैटिस एनर्जी का, जिसमें मैं अब इन दोनों को कंबाइन करके फाइनली क्या बनाऊँगा? LiF सॉलिड। अब ये एक झटके में बताया यहाँ पे एरो, बट ऐसा एक झटके में कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। इसीलिए हम लोगों को ये साइकिल बतानी पड़ती है। ये जो रेड डॉटेड लाइन्स दी हुई है ना, ये बेसिकली बता रहा है कि ये सही तरीका है, ये साइकिल बताने का और ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये बता रहा है दिस इज़ द वे, दीज़ आर द स्टेप्स व्हिच टेक्स प्लेस और यही बॉर्न हैबर साइकिल है। अब इसकी जगह NaCl का पूछो, सेम करेंगे। LiF का पूछो, सेम करेंगे। MgCl2 का पूछो, सेम करेंगे। AlCl3 का पूछो, सेम कॉम्बिनेशन करेंगे। स्टेप्स तो यही रहने वाले हैं। भैया मेटल्स को लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। नॉन मेटल को लेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देंगे। लेकिन वो स्टेप 3 हो गया, उसके पहले स्टेप 2 में क्या करेंगे? सॉलिड होगा तो गैसेस करेंगे। गैसेस है तो उसको आयनाइज़ करेंगे खाली और कुछ नहीं करेंगे। फिर दोनों को गैसेस फॉर्म में आयनाइज़ वाले रूप में लाएँगे, फॉर्म में लाएँगे और उसको कंबाइन करा देंगे। जब ये कोई स्टेप में मैं साइक्लिक फॉर्म में ऐसे बताऊँगा, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में बताऊँगा, उसको बोल देंगे भैया ये है बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है? और एक एरो ऐसे भी देंगे डायरेक्ट वाला। और उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डायरेक्ट फॉर्मेशन ऐसा होता है, किया जा सकता है बट ऐसा नहीं, ऐसा होगा बॉर्न-हैबर साइकिल साइकिल के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या किया है? बहुत सिंपल है यार देखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपने को सिलेबस में ये भी है कि यू शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है, यू शुड आल्सो बी एबल टू नो व्हाट आर द बॉर्न-हैबर साइकिल कैलकुलेशंस। तो हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि बॉर्न-हैबर साइकिल कैलकुलेशंस क्या है, तो उसके लिए ध्यान देना। कुछ नहीं, जितने भी स्टेप्स है ना आर्यन, उसको मैं कंबाइन करता चला जाऊँगा, नथिंग एल्स। जैसे कि लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस करने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा? तो मैं बोलूँगा प्लस 161 किलो जूल। हुँ, राइट, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, वो तो मुझे अब साइन से पता चल जाएगा कि प्लस साइन है एंडोथर्मिक है, प्लस साइन है एंडोथर्मिक है, राइट, हाँ, माइनस साइन है एक्सोथर्मिक है। बट इन सब का ये फर्स्ट स्टेप में ही आया। सेकंड स्टेप में मैंने गैसेस का वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव कैटायन मिला। फ्लोरीन के साथ भी पहले गैसेस में कन्वर्ट किया, फिर आयोनाइज़ेशन किया, ये सब वैल्यूज़ मिली। इन सब वैल्यूज़ को मैं क्या किया? कंबाइन और कंबाइन किया, तो वो मुझे फाइनल फिगर मिली। ये देखो और उसी को कहते हैं कैलकुलेटिंग लैटिस एनर्जीज़। कैसे करते हैं कैलकुलेटिंग लैटिस एनर्जीज़? तो ऐसे करते हैं। डेल्टा H1 में क्या किया? लिथियम का एटमाइज़ेशन किया, लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन दिया। फ्लोरीन का एटमाइज़ेशन किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किया। इन सबको क्या किया? जो वैल्यूज़ ऊपर दी थी ना, इन सबको कंबाइन किया। इन सबको कंबाइन करने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला, ठीक है? और फिर बाद में जो लैटिस फॉर्मेशन जो फाइनल वैल्यू थी, उसमें से ये वैल्यू को मैंने क्या किया? ऐड अप किया और मुझे क्या मिला? एक वैल्यू मिली और ये वैल्यू मेरी फाइनल है। तो यहाँ पे क्या देखना पड़ता है? टेक केयर ऑफ द अकाउंट दैट द साइन्स ऑफ एनर्जी। साइन्स तो ऐसे भी पता चल जाएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो फिर माइनस साइन रहेगा कि प्लस साइन रहेगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। और लास्ट में अगर नेगेटिव आई तो बोल देंगे एक्सोथर्मिक है भैया रिएक्शन। पॉजिटिव आई तो बोल देंगे रिएक्शन एंडोथर्मिक है। सिंपल है। एंडोथर्मिक है मतलब वो एब्ज़ॉर्ब करने वाला है और एक्सोथर्मिक है मतलब वो हीट रिलीज़ करने वाला है। चलो, ये हो गया। अब इसके आगे और फर्दर कुछ कैलकुलेशंस मज़ेदार देखते हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल के। इसमें डिस्कशन के लायक यही है, आगे फिर तो बहुत ही सिंपल है, इससे भी सिंपल सिंपल टॉपिक्स से लेट मी जस्ट
ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया है Right. इन्होंने, और वो एग्जांपल किस चीज का दिया है देखते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल एज ए एनर्जी लेवल डायग्राम, सेम LiF का लिया है, लिथियम फ्लोराइड का लिया है, उसको उसने सेम चीज बताई है, बट इतना है कि उसने खाली उसको तोड़ तोड़ के बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये स्टेप 1 लिथियम सॉलिड में था, फ्लोरीन गैसेस में था, लिथियम गैसेस फ्लोरीन गैसेस मतलब कि गैसेस में कन्वर्ट किया, फिर Li प्लस किया, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, Li प्लस गैसेस और F माइनस निगेटिव गैसेस मिल गया, फिर इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद LiF सॉलिड मिला। वही सेम चीज है, खाली रिप्रेजेंटेशन का एक और मेथड बता दिया गया है, बाकी सेम चीज है। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सामने कि हम लोग अगर इसको समराइज करें तो कैसे करेंगे। उसने बोला स्टार्ट बाय पुटिंग डाउन द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये रहे दिस वन। फिर बाद में बोला ऐड अदर एंथैल्पी चेंजेस इन ऑर्डर टू स्टेप 1 फ्रॉम स्टेप 1 to 4, सॉलिड गैस इलेक्ट्रॉन ये सारी चीजें। कंप्लीट द साइकिल बाय एडिंग द एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, इन सबको ऐड ऑन किया और रिपोर्ट किया कि डेल्टा एच पॉजिटिव है आपका या डेल्टा एच निगेटिव। When constructing Bohr-Haber cycle, remember that elements go near the bottom on the left-hand side, and you atomize and ionize metal first, and then atomize and ionize non-metal. ये ध्यान में रखना, पहले मेटल को आयोनाइज करना, फिर नॉन मेटल को आयोनाइज करना। बट दोनों भी एक साथ कर सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें। MgCl2 का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एग्जांपल, Al2Cl3 का। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूज ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बेसिकली है क्या, हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं वो, तो वो बोलता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, क्रिस्टल लैटिस में। Right. बेसिकली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है, ठीक है, क्यूबॉइडल बोलो या ऐसे अलग अलग। अब ये लैटिस, जैसे फॉर एग्जांपल हैव यू सीन अ रूबिक क्यूब, ओके, रूबिक क्यूब में बहुत सारे क्यूब्स कंबाइन होकर एक बड़ा क्यूब बना है। सो इफ आई टेक आउट अ सिंगल स्मॉल पीस ऑफ दैट क्यूब, रूबिक क्यूब का जो छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस होते हैं ना क्यूब्स के, उसका एक छोटा सा कोना एज मैंने निकाल लिया। नाउ वो आउट ऑफ द बिगर चंक ऑफ दैट रूबिक क्यूब आई हैव टेकन आउट अ स्मॉल क्यूब आउट ऑफ इट, one small portion of cube, that cube small portion is called as unit cell, ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल। ऐसे वो पूरा कंबाइन होकर यूनिट सेल से एक बड़ा क्रिस्टल बनता है। दैट्स हाउ इट इज। तो विजुअलाइजेशन के लिए ऐसा नहीं होता कि एक सीएल को एक एनए ने घेर रखा है, ना 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 ना, वो एक सीएल को कई सारे एनए ने घेर रखा है और एक एनए को कई सारे सीएल ने घेर रखा है। तो वो रूबिक क्यूब वाला एग्जांपल इज द परफेक्ट फिट इन हियर इन दिस केस। बट ये हो कैसे रहा है पॉसिबल, ये तब पॉसिबल हुआ, वो कहता है जब Na प्लस और Cl माइनस ये अपोजिटली चार्ज आयंस थे गैसेस फॉर्म में, इनको साथ में ला करके कंबाइन करने के बाद हमें NaCl मिला, और इसकी जो एनर्जी चेंजेस हुए, वो एनर्जी चेंजेस को हमने लैटिस एनर्जी कहा। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक तो हमने बोला चलो यार बात सही है, हम लोग ये जानते भी थे, अभी-अभी हमने ये डिस्कशन भी किया, परफेक्टली फाइन। लेकिन बाद में चीजें थोड़ी-थोड़ी अगेन चेंज होने लगती हैं। कैसे? वो बोलता है ये जो लैटिस एनर्जी है, कितनी लगेगी, कितनी नहीं लगेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो वो बोलता है एज़ द साइज़ ऑफ द आयन इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक। ये ग्राफ बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स है। लीना करे रब से फरियाद। एक ही एक ही फैमिली के मेंबर्स है, दे बिलॉन्ग टू द सेम ग्रुप। यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे बिलॉन्ग टू सेम ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली। यहाँ पर भी देखो, इसने सर्कल बड़े-बड़े-बड़े क्यों किए पता है? ही वांट टू इंडिकेट दैट पर्सन वांट्स टू इंडिकेट दैट ओके बॉस, सी द एलिमेंट डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज ऑफ द एटम इज आल्सो इंक्रीजिंग, एटम का साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोनों में बताया, बट इसमें देखो कितने अच्छे से रिलेट किया है। ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन का अंडरस्टैंडिंग बहुत ईज़ी हो जाता है, एज़ कंपेयर टू रीडिंग वन पेज। आप इफ आई जस्ट
ग्लांस एट द ग्राफ, बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। यही तो मजा है ग्राफ का। उसने क्या बोला, साइज ऑफ द आयन इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी बिकम्स लेस एंड लेस एक्सोथर्मिक। ये देखो, लिथियम का साइज बड़ा था तो यहाँ पे ज्यादा एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे देखो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है ग्रुप में, तो ये देखो यहाँ पे एनर्जीज कितनी कम है। अच्छा, सीजियम का फ्लोरीन के साथ कंबाइन होना और सीजियम का आयोडाइन के साथ कंबाइन होना, देखो एनर्जी में यहाँ पे डिफरेंस भी है। इसका मतलब क्या है, आयोडीन की भी साइज बहुत ज्यादा है, सीजियम की भी साइज बहुत ज्यादा है, इसीलिए सब में सबसे कम एनर्जी यहाँ लग रही है एक्सोथर्मिक। जो कि इस बात का प्रूफ है कि एज द साइज ऑफ द आयन इंक्रीजेज, लैटिस एनर्जी बिकम्स लेस एंड लेस एक्सोथर्मिक। कितना ब्यूटीफुली बताया है ना। तो ये लिथियम टू सीजियम के लिए भी अप्लाई हो गया और फ्लोरीन टू आयोडीन के लिए भी अप्लाई हो गया कि भैया जैसे 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 साइज बढ़ाते जाओगे, एज द साइज इंक्रीज, एक्सोथर्मिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा। मतलब कि इनवर्स रेशियो है भैया ये, है ना, ये इनवर्स। साइज छोटा एक्सोथर्मिक ज्यादा, साइज बड़ा कम एक्सोथर्मिक। फिर बाद में आयंस विद द सेम आयोनिक चार्ज हैज हैव लोअर चार्ज डेंसिटी इफ द रेडियस इज लार्जर। दिस इज बिकॉज सेम चार्ज इज स्प्रेड आउट ओवर द लार्जर वॉल्यूम। बिल्कुल सही है। एंड लोअर चार्ज डेंसिटी रिजल्ट्स इन वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लैटिस एनर्जी। और इसीलिए ये होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल आई एफ हाइपोथेटिकल एंड एल आई आई। अब Li को मैंने सेम रखा, है ना? Li की साइज को मैंने सेम रखा। क्यों सेम रखा? अभी पता चलेगा। फ्लोरीन का साइज छोटा, आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा। फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -1, फ्लोरीन आयन का। आयोडीन के आयन का, अनायन का चार्ज भी क्या होता है? -1। चार्ज तो दोनों में सेम है भैया, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइज का। डिफरेंस किसका है? साइज का डिफरेंस है। साइज के डिफरेंस से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो फॉर्मूला क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चार्ज तो सेम है फ्लोरीन का और आयोडीन का, डिफरेंस कहां गया? वॉल्यूम का। तो यहां पे देखो, माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस 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 माइनस, लेकिन वॉल्यूम किसका ज्यादा? आयोडीन का ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आयोडीन की सबसे कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या? इसका मतलब है चार्ज जो है वो थ्रू आउट स्प्रेड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम। और इसीलिए क्या होगा? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब ये ना यार, ये La+ और I- कंबाइन होंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटीज कम हो गई बहुत, एनर्जी ज्यादा लगेगी क्या? नहीं लगेगी। एनर्जी रिलीज की क्या होगी? कम। इसीलिए अपन ने ऐसा बोला कि आयोडीन में जैसे ज्यादा साइज ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी ये कम लगेगी, कम एक्सोथर्मिक लगेगी। सिंपल एग्जांपल, सिंपल है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर, अच्छा, इसकी जगह अगर मैं और एक एग्जांपल लेता, दिस टाइम अराउंड, लेट्स से मैं अगर ऐसा करता कि मैंने लिथियम लिया और मान लो ब्रोमीन लिया, मैंने सीजियम लिया और ब्रोमीन लिया। अब यहाँ पे ब्रोमीन में चार्ज दोनों सेम है ब्रोमीन, तो यहाँ पे तो कोई पंगा ही नहीं है। यहाँ पे तो चार्ज डेंसिटी का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि चार्ज टू वॉल्यूम सेम है। बट यहाँ डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस आ गया लिथियम एंड सीजियम में। लिथियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज बड़ा है। तो अगेन लैटिस एनर्जी में फॉर्मेशन के वक्त में कम एनर्जी लगेगी, रिलीज होगी सी एस बी आर में। क्यों? क्योंकि सी एस का साइज बड़ा है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी कम लगेगी। इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं। प्रीटी सिंपल, राइट? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, बढ़िया। चलो,
एक बार फिर से लिख देता हूँ यार, कोई बात नहीं। फॉजान्स रूल। फॉजान्स रूल बहुत सारी चीजों को लेकर के आता है, एंड इट फॉर्म्स द वेरी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री फॉर्म करता है भाई ये फॉजान्स रूल, बहुत मजेदार है, देखना। फॉजान्स रूल ऐसे अपने बुक में लिखा नहीं है, बट ये सब कुछ फॉजान्स रूल में आता है जो अपन बात करने वाले हैं। क्या होता है ना, ये गलत बात है कि जो बुक में दिखाते हैं ना ऐसे आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, एंड दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म एन ए बी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है ना, ए और बी अगर जैसे आपने बोल दिया कि ये डिफरेंट है, इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है, क्योंकि उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं। अगर एलिमेंट ही अलग है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, और अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, उनकी साइज अलग है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो इसका मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को खींचेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे वो बहुत ब्यूटीफुली बताया हुआ कि ये ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मान लो ए है और ये बी है। ये जो ऊपर का आइडियल स्ट्रक्चर था बी का, उसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमने अब उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट का मतलब है यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर रेगुलर शेप। रेगुलर शेप, आइडियल शेप क्या होना चाहिए था, सर्कुलर, बट आपने उसको क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट हमने नहीं किया, डिस्टॉर्ट क्या किया, कटायन ने किया, ठीक है। अगर कटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना कम साइज होगा, अगर साइज छोटा है, अगर कटायन का आयरन साइज छोटा है और चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत बढ़ गई। कटायन में, कटायन को हम लोग किसके लैंग्वेज में बात करते हैं, हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब ही है कि वो अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को कितने ताकत से अपनी तरफ खींचता है। दैट इज पोलराइजिंग पावर। क्यों खींचेगा, बिकॉज कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनायन इज निगेटिवली चार्ज, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए वो अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए वो आइडियल शेप अनायन का सर्कुलर नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट भी कैसे होगा, शेप इज बेंडिंग टुवर्ड्स कटायन, इस तरीके से वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब डिस्टॉर्टिंग पावर मतलब कि अनायन कितने फास्ट तरीके से अपने शेप को बदल देगा और कटायन की तरफ भागेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कटायन के साथ शेयर करने के लिए भागेगा उसके तरफ। उस पावर को अपन बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। अनायन को बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन। अब अनायन में अगर साइज ज्यादा हुई तो वो फेवर करता है पोलराइजिबिलिटी के लिए, और कटैन की साइज स्मॉल हुई तो वो पोलराइजिंग पावर के लिए फेवर करता है। और इस तरीके से दोनों आते हैं। इसी को, अच्छा, इसी को हम लोग आयन पोलराइजेशन कहते हैं। आयन पोलराइजेशन मतलब कि क्या हुआ, बेसिकली पोलराइजेशन ये वर्ड क्यों लिखना पड़ा, उसका बहुत सिंपल है यार। देखो, अगर समझो मैं ऐसे बोल देता ये ए है और ये बी है, तो और ये यहाँ पे शेयर कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो कोवेलेंट वाली बात हो जाती। लेकिन यहाँ पे आयोनिक वाली बात कर रहे हैं क्योंकि कटायन आनायन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि भैया जो ये कटायन था, इसने क्या किया, ये जो अनायन था, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई, पोलैरिटी क्रिएट हो गई। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं पोल्स, साउथ पोल नॉर्थ पोल, चार्ज का डिफरेंस आना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब क्या है, पोलराइजिबिलिटी है। पोलैरिटी मतलब कि एकदम ऑपोजिट चार्ज या ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्रिएट होना। अच्छा, कौन से फैक्टर्स है जो इस पे राइट। अफेक्ट करते हैं, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ज डेंसिटी ऑन कटायन, अपन ने अभी-अभी बात की। जैसे एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है यार चार्ज डेंसिटी का, अपन जब इतना डिस्कस कर रहे हैं तो इसको क्यों लेफ्ट आउट करें अपन। चार्ज डेंसिटी की बात ना एक तरीके से की जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक Na प्लस एंड Mg प्लस 2। अब जाहिर सी बात है पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, तो आई विल से मैग्नीशियम की। व्हाई, क्योंकि इसके पास 2 प्लस चार्जेस है। तो बाय डिफॉल्ट Mg प्लस 2 इज विनर, क्योंकि चार्ज ही ज्यादा है उसके पास पहले से, तो चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा होगी ही, सवाल ही नहीं उठता। चार्ज को ही बढ़ा दिया आपने, ठीक है, एक चीज वो हो गई। दूसरा, ईज विथ विच द अनायन कैन बी पोलराइज्ड, मतलब कि इट्स पोलराइजिबिलिटी, वही जो अपन बात कर रहे थे अभी।
अच्छा, अनायन इज मोर लाइकली टू बी पोलराइज्ड इफ कटायन इज स्मॉल। जाहिर सी बात है, स्मॉल साइज साइज होगी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा अच्छी होगी। कटायन हैज अ चार्ज ऑफ +2 और +3। एक चार्ज से कभी भी दो चार्ज भले, दो से तीन भले, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। अनायन इज लार्ज, अनायन ज्यादा लार्ज होगा तो माइनस चार्ज मस्त वाला स्प्रेड होगा। अनायन चार्ज साइज इज -2 एंड -3। इस तरीके से अ स्मॉल हाईली चार्ज कटायन, इसका मतलब क्या है? कटायन होना चाहिए छोटा, अनायन होना चाहिए बड़ा। ठीक है। अच्छा, ये जो भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, कटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। कटायन में +2 +3 चार्ज हो तो अच्छा है, अनायन में -2 -3 चार्ज हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ये सारी चीजें किसको फेवर करती है पता है? ये सारी चीजें अगर हो तो ये फेवर करती है कोवेलेंट कैरेक्टर को। अब थोड़ा सा झटका लगेगा कि यार अभी तो कटायन और अनायन की बातें कर रहे थे, कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से है? यही है फजांस रूल। यहीं से फजांस रूल बनता है। क्या है फजंस रूल? फजंस रूल ये कहता है दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट कभी भी नहीं होता। आयोनिक में कुछ न कुछ परसेंट में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट में कुछ न कुछ परसेंट आयोनिक कैरेक्टर होता है। इसीलिए इसीलिए NaBr और AgBr दोनों भी सॉल्ट है, दोनों भी मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। बट फिर भी एक अगर एक अगर 77 डिग्री पे, ठीक है, मेल्ट हो जाता है या बॉयल हो जाता है, तो दूसरे को 400 प्लस का टेम्परेचर लगता है। इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों? बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन देम। ऊपर से देखने पे लगता है अरे यार Na+ और Br- कंबाइन हुए ना तो ये तो आयनिक है। अरे यार Ag+ और Br- कंबाइन हुए ना ये तो आयनिक है ना। दोनों आयनिक है लेकिन परसेंटेज का फर्क है। जो ज्यादा आयनिक होगा वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। क्यों? क्योंकि आयनिक जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है भैया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉन्ड का कंपैरिजन अगर मैं करूं, आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, फिर बाद में बाकी सब बॉन्ड्स आते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके लिए एक ट्रिक बनाई थी मैंने। इंडियन क्रिकेट टीम में है, टीम में कौन था? धोनी। क्या था वो? विकेट कीपर। इंडियन आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग टू वीक में जा रहा हूं। क्रिकेट कोवैलेंट बॉन्ड में है एम, मेटेलिक। धोनी डाइपोल डाइपोल। विकेट कीपर वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये ऑर्डर है, राइट, ओके। ये ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग टू वीक। तो यहाँ पे AgBr ये क्या है? बहुत ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ना के बराबर है, इसकी वजह से उसका इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। NaBr का आयोनिक कैरेक्टर कम है, इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रह गया क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। एक चीज, दूसरी और दो चीजें भी आ जाती हैं, अमेजिंग चीज आती है, पहले से ही बता देता हूँ, आगे सोलिबिलिटी में बात करेंगे वैसे। कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल में बढ़ता जाता है, मैं अप एरो कर रहा हूं मतलब बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी सोल्यूबिलिटी ये घटते जाती है, याद रखना। सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस एज द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये एक अमेजिंग चीज। दूसरा, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो कलर्ड हो जाएगा। कलर इंपर्टिंग कैरेक्टर बढ़ता है। और ये हम लोग साइज से भी बता सकते हैं, अगर साइज ऑफ अनायन इंक्रीज होता है तो कलर इंपर्टिंग कैरेक्टर बढ़ता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल F-, Cl-, Br-, I-, साइज बढ़ता जा रहा है। अगर इन अनायन का डिटेक्शन मैं करता चलूं, ठीक है, फ्लोरीन कलरलेस होता है।
क्लोरीन एकदम मतलब स्लाइट स्लाइट येलो, ठीक है? या व्हाइटिश भी बोल सकता हूँ मैं उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेल येलो, ब्रोमीन और ये येलो। इसका मतलब क्या हुआ? कलर डार्क डार्क होता चला गया ना? इसका मतलब क्या हुआ? कलर डार्क एंड डार्क एंड डार्क होता चला गया। कैसे कलर डार्क होता चला गया? साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से कलर इम्पार्टिंग नेचर बढ़ जाता है। ठीक है? ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से बताते आते हैं। तो कलर केमिस्ट्री में अगर कलर की बात आती है तो वो जनरली 3 चीज़ों से ही डिफाइन होता है। एक तो ये, ठीक है, फ़ज़ांस रूल में, फ़ज़ांस रूल। दूसरा आता है आपका डी-डी ट्रांज़िशन। अभी हम लोग ट्रांज़िशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी से डी-डी ट्रांज़िशन कैसे होता है और कैसे वो कोई ग्राउंड स्टेट से जंप करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर वो जब वापस आता है तो वो एनर्जी लीव करता है एंड ऑल दैट, वो चीज़, उसकी वजह से कलर डिफाइन होता है। और तीसरा होता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, एलएमसीटी थ्योरी बोलते हैं। ये आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिसमें कोई एक मेटल सेंटर पे होता है जिसको घेर लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपने आप डोनेट करते हैं और जब वो वापस लिगैंड टू मेटल में जाता है और जब चार्ज ट्रांसफर हमें मिलता है देखने को, तब भी हमें कलर देखने को मिलता है। तो ये 3 ही जगह है जहाँ पे हम लोगों को कलर की बातें होती हैं। तो यहाँ पे फ़ज़ांस रूल के बहाने अपने को जो लैटिस एनर्जी और जब अपन आयोनिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये चीज़ें। तो इट इज़ नॉट ओनली द थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव कि जहाँ हम लोग सिर्फ़ 2-4 डेफिनिशन पढ़ लें, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉर्न-हाइबर साइकिल, उसके ये जो रियल लाइफ़ एप्लीकेशंस हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में से ही आएँगे, कि भई कोई दोनों आयोनिक कंपाउंड थे, उनको हमने वाटर में ऐड किया, बट ये 100% डिसॉल्व हो गया या 90% डिसॉल्व हो गया और ये तो सॉल्युबल नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ? एंड हम लोगों को लगता है कि यार हमने शायद पढ़ाई गलत है, आयोनिक कंपाउंड्स तो सॉल्युबल होते हैं, क्वेश्चन में ही ऐसा कैसे दिया? बट नहीं, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि भैया कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है इसका ज़्यादा हो, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर अपने को पता चल गया किसी का ज़्यादा है, तो हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब अनायंस का साइज़ ज़्यादा होगा, पोलराइज़ेबिलिटी में फ़र्क आ गया होगा, कैटायन की पोलराइज़िंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी, तो इसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा होगा एंड एवरीथिंग। एंथैल्पी चेंज इन द सॉल्यूशन, शायद इसकी अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन आयोनिक सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर, क्रिस्टल लैटिस ब्रेक्स अप एंड आयंस सेपरेट। अरे बहुत ही मज़ेदार है। मैं तुम्हें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बढ़िया एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी-अभी हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियोटिक पर्सन एंड अ बिजनेसमैन, जेआरडी ना रतन टाटा जी एक्सपायर रतन हुए टाटा, या एंड वो टाटा नमक हमें दे गए जो कि देश का नमक था। हम लोग उसी का यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। Na प्लस और Cl माइनस जब वाटर में जाता है तो जाहिर सी बात है वो Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ही डिसॉल्व होगा। अब वो जब एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत देर तक इस बारे में बात की जा सकती है कि भैया ये तो गलत बात है कि आप Na प्लस और Cl माइनस आयंस पानी में फॉर्म हुए ऐसा कहते हो, तो फिर आप ये भूल गए क्या कि Na प्लस और Cl माइनस अभी भी अपोजिटली चार्ज है? हम कहते हैं यस वी एक्सेप्ट, वी एग्री। तो फिर वो सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ यू आर अग्रीइंग टू दिस देन दे मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमें NaCl वापस मिल जाना चाहिए तुरंत पानी में ही। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों पानी में NaCl सोल्यूबल है? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड, कि भैया हमने माना, हमने ये तो मान लिया कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है यहाँ पे, बट हम ये नहीं मानते कि वो कंबाइन हो रहे हैं। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि उसका रीज़न है, वो कंबाइन नहीं होने दिया जा रहा। कौन नहीं कंबाइन कर रहा है उसको? क्योंकि वो किसमें डिसॉल्व्ड है? वाटर में डिसॉल्व्ड है। वाटर में डिसॉल्व्ड है तो वाटर किससे बना है? वाटर में क्या है? H2O। वाटर में क्या है? H2O। O माइनस क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H प्लस क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना? तो यहाँ पे Na और O माइनस के बीच में
Na और O माइनस के बीच में, Na और O माइनस के बीच में क्या हो जाता है? बॉन्ड फॉर्म। अब ये बॉन्ड जो टेम्परेरी फॉर्म हुआ, इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। Cl माइनस के वक्त क्या होगा? H सामने आ जाएगा, H सामने आ जाएगा और O माइनस पीछे चला जाएगा। यहाँ पे ये भी बॉन्ड फॉर्म होगा, H O H, यहाँ पे भी H H, यहाँ पे भी ऐसे। अब क्या है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है इनको, ठीक है, तो एक तरीके से Na प्लस और Cl माइनस के बीच में देर इज एन, बहुत अच्छा वर्ड है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये यूज करना, देर इज एन इंस्यूलेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई चीज अब, इंसुलेशन हो गया। और ये इंसुलेशन क्या कर रहा है? इंसुलेशन का मतलब ही कि Na प्लस और Cl माइनस को अब ये वाटर मॉलिक्यूल ने ऐसे घेर लिया है कि अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन गया, जनरेट हो गया, सेपरेशन हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स में अपन पढ़ता ही है, पोटेंशियल सेपरेशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जिक्र आता है, जहाँ पे परमिजिबिलिटी, बस जान दो, अभी अपन केमिस्ट्री में ही रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस रिकम्बाइन नहीं होते इतने इजीली, तुरंत के तुरंत। यही चीज यहाँ पे इसने बताई है। यहाँ पे कहीं डायग्राम भी थी रे, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइट, हाँ यहाँ पे होगा, ए देखे देखे देखे, अरे मैंने फालतू में इतनी सारी डायग्राम निकाली, यहाँ पे ऑलरेडी थी। ये देखो, ये देखो, ये NaCl का लैटिस बताया, ये H2O H2O H2O, ये घेर लिया उसने, तो आयन डायपोल बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस डिसॉल्व्ड इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब सीधी सी बात है, वाटर से रिलेशन है, एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी से रिलेशन है। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई, जब आप पानी में किसी चीज को आयंस को डाल दोगे, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। इसने बोला Ca2 प्लस पानी में डाला तो इसकी -1650 किलो जूल मोल इनवर्स था, Cl माइनस को पानी में डाला तो ये यहाँ पे -364 किलो जूल पर मोल इनवर्स था। सिंबल ऑफ एंथैल्पी को जिसकी भी बात करें वो लगा दो, अगर मैं यहाँ LAT लगा दूं तो लैटिस हो गया, डेल्टा एच आई लगा दूं आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, डेल्टा एच एस लगा दूं सब्लिमेशन हो गया, डेल्टा एच ए क्यू लगा दूं एक्वस हो गया, डेल्टा एच हाइड्रेशन लगा दूं HYD लगा दूं हाइड्रेशन हो गया। एक बहुत बढ़िया सवाल, व्हाई इज एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है? बहुत सिंपल है, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज आयन डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रेटेड आयंस, मतलब Na प्लस और Cl माइनस जैसे आयंस, आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर अलोन। इसीलिए क्या होता है, हाइड्रेशन जो एनर्जी चेंज ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या होता है, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। इसीलिए तो वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेगा। जाहिर सी बात है, एक हाथ है, अगर मैं इस हाथ पे वार करूंगा, ठीक है, तो हाथ कब टूटेगा? जब तक मैं हाथ के ये जो दो बोन्स है, जो जॉइंट है, ये बोन्स जिस ताकत से जॉइंट है, उस ताकत से ज्यादा ताकत से मैं नहीं वार करूंगा, तब तक ये हाथ नहीं सेपरेट होने वाला। मुझे वही सेम फंडा यहाँ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन से है कि भैया मुझे आयन डायपोल इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के, तभी तो जाके एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन होगा, इसीलिए एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर कर ली। फिर इसने कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन में वही सेम वो बॉर्न हैबर साइकिल वाली स्टाइल मारने की कोशिश की है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। गैसेस को आयनिक सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया गया, तो वो स्टैंडर्ड सेट स्टेट को पानी में डाला, गैसेस को, और आयनिक सॉलिड बनाया। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता आएंगे। सोल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स, ग्रुप 2 में कौन सा आता है? ग्रुप 2 में आता है बेटा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, पाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडॉन, ठीक है। उसमें जनरली वो पहला और सेकंड नहीं करते, जनरली ये करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये कंसिडर करते हैं। इसमें देखो सोल्युबिलिटी कैसे हो रहा है,
1.83 है मैग्नीशियम से। अच्छा, सल्फेट 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 सल्फेट, मतलब एक एंड में आयनिक अनायन क्या है, सेम है, चेंज क्या हो रहा है, कटायन। मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक 1.83, 4.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 7.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और 9.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो चेंज इन हाइड्रोजन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप में क्या आएगा देखो, स्मॉलर आयंस हैव ग्रेटर एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन। स्मॉलर कौन है, ये मैग्नीशियम, ठीक है। सोल्यूबिलिटी उसकी क्या है, ज्यादा बता रहे। सो द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज in order Mg plus 2, Ca plus 2, Sr plus 2 और Ba plus 2. This decrease is relatively large down the group and it depends entirely on the increase in the size of the cation. सीधी सी बात है यार, साइज ऑफ द cation बढ़ता है, लेस एक्सोथर्मिक होता है, तो सोल्यूबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। सोल्यूबिलिटी MgSO4 की सबसे ज्यादा होगी, बेरियम सल्फेट की सबसे कम होगी, क्योंकि सल्फेट सल्फेट तो दोनों में सेम है, लेकिन कटायन मैग्नीशियम का साइज छोटा है और बेरियम का बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इसने सीधा सीधा बोल दिया लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ आयन एंड कटायन। ठीक, बहुत सिंपल। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल्टा H माइनस सोल्यूशन की, उतना वो कम सोल्यूबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, दो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्किंग भी अलग अलग कलर कोडिंग से की है, इसका रीजन ये, लैटिस एनर्जी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस, ठीक है, बाय रिलेटिवली स्मॉलर वैल्यूज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अच्छा, लैटिस एनर्जी का सोल्यूबिलिटी के साथ भी रिलेशन में जोड़ पा रहा हूं, लैटिस एनर्जी अगर घट रही है यहाँ पे, लेस एक्सोथर्मिक हो रही है, तो सोल्यूबिलिटी भी कम हो रही है। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस, ये देखो उसने वही बोला, बाय रिलेटिवली लार्जर वैल्यूज डाउन द ग्रुप, ठीक है। लैटिस एनर्जी घटती है, सोल्यूबिलिटी घटती है, एक्सोथर्मिसिटी कम होती है, सब घट रहा है। यस, एंड बी, फर्स्ट वन शॉट में ही, एक ही क्लास में हम लोगों ने वी वर एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। एंड Yeah. सबसे मेन, मैं बोला था बहुत इजी है, इसमें ज्यादा डिस्कशन पॉइंट्स नहीं है। अच्छा, पूरा समरी, पूरा एक नेक्टर, एक एलिक्सर अगर हम लोग निकाल के रख दें इस चैप्टर का, तो वो है, आई स्टार्ट एक्चुअली आई वांटेड टू मेक अ फ्लैश कार्ड्स, बट फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने उसको सिंपलिस्टिक फॉर्म में इसको ऐसे बना दिया कि पूरा समराइज अगर क्विक रिकैप करना है तो ये है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो मैं बोलूंगा लैटिस एनर्जी एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड is formed from gaseous ions under standard conditions. Second, what is enthalpy change of atomization? तो हम बोलेंगे भैया एक मोल गैसेस एटम्स को अगर आप आयनाइज करते हो तो उसमें जितनी एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। याद रखना, इसमें सॉलिड, वन मोल सॉलिड को वन मोल गैसेस में कन्वर्ट करके गैसेस को आयनाइज करना भी शामिल है, लेकिन मेन बात है कि गैसेस फॉर्म में लाओ उसको। अच्छा, डिफाइन द टर्म फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू वन मोल ऑफ गैसेस एटम्स टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसेस आयंस विथ ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। पहले अपन ने एटमाइजेशन में क्या किया, गैसेस में कन्वर्ट किया किसी को, और एफिनिटी के द्वारा अपन ने उस गैसेस को आयनाइज कर दिया। आयनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देना। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अपन बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करेगा, एटॉमिक रेडियस अफेक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट अफेक्ट करेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा रही और शील्डिंग क्या होगी उससे कम कम होती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। बॉर्न-हाइबर साइकिल क्या है, एनर्जी साइकिल है। किस लिए यूज होता है, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इन सबको मिला करके फाइनल जो रिजल्ट आता है वो बॉर्न हाइबर साइकिल के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं लैटिस एनर्जी को। ट्रेंड क्या है, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट का सेम कॉपी पेस्ट है, याद रखना। कार्बोनेट और नाइट्रेट का एक जैसा ही है, कैसा है, थर्मल स्टेबिलिटी। देखना, नाइट्रेट एंड कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज स्मॉलर कटायंस हैव हाई चार्ज डेंसिटी। साइज छोटा रहता ना तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती, तो बेटर पोलराइजेशन एबिलिटी, वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स इन लार्जर अनायंस। इसीलिए क्या होता,
स्टेबिलिटी क्या होती? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसके केस में? नाइट्रेट और कार्बोनेट के केस में। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, अगेन वही हम्म बात, 1 मोल स्पेशलाइज्ड गैस को अगर डिसॉल्व कर दिया पानी में, कितनी एनर्जी निकलती? वो क्या कहलाएगी? वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए हमेशा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगी। हाउ डज़ आयोनिक चार्ज अफेक्ट लैटिस एनर्जी? Lattice energy becomes more exothermic as the ion charge increases. Higher charges result in strong electrostatic attraction between ions, leading to greater lattice energy. चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड आयोनिक रेडियस? साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी becomes less exothermic. लार्जर आयंस हैव लो चार्ज डेंसिटीज, ज्यादा बड़ा साइज है तो चार्ज फैला हुआ रहेगा तो चार्ज डेंसिटी कम रहेगी, वॉल्यूम ज्यादा है तो। इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे तो जल्दी टूटेंगे तो क्या होगा? लैटिस एनर्जी भी कम लगेगी। जल्दी टूट जाएंगे मतलब एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। एनर्जी कम लगानी पड़ने का मतलब क्या है? लोअर लैटिस एनर्जी। एक्सप्लेन व्हाई एनर्जी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन आयन डाइपोल इंटरेक्शंस फॉर्म बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वही Na को जैसे वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा, अपन ने बताया था डायग्राम से। Cl माइनस माइनस को जैसे वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा था, तो उसका आयन आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? ये स्ट्रांग होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी सेपरेट करने के लिए, और इसीलिए वो हाइड्रेशन की इनर एंथैल्पी क्या होती है? हमेशा एक्सोथर्मिक होती है।